हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। 17 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। जैसे कि मैथ्स के सारे सेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 6 सेट थे, और ऐसे ही जल्दी से साइंस के भी सेट कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग तैयारी करती रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट 4 की तरफ। ठीक है, हमारे 3 सेट हो चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं 4th सेट। अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देखिए जल्दी से, हमारी ये होती है सेल, ठीक है, या हिंदी में कहें कोशा। तो ये कोशा क्या होती है? सेल हमारी बॉडी की सबसे मतलब यूनिट है। ये हमारी बॉडी की, हमारे मानव शरीर की क्या है? यूनिट है। ठीक है, उसे कहते हैं सेल या कोशा। अब उसमें जो मेन ऑर्गेनल्स होते हैं, मेन होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा उसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्योंकि हम प्लांट सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो शू शेप होता है। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी होती है कि इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सेल में ऐसा कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में एनिमल सेल है, ठीक है, जंतु कोशिका है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिका का श्वसन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इससे क्या वो इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो फर्स्ट है चयापचयी कार्य करता है। सेकेंड है ऊर्जा के उत्पादन में, कार्बन डाइऑक्साइड के उन्मूलन में और न्यूरो संचरण में। ठीक है, तो सीधा सा सबको पता है कि जो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन काम होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में वो क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि हमारे एटीपी, और ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चंस इससे उठते हैं, ये याद रखिएगा। एक तो ये कि ये क्या करता है? ऊर्जा के उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसके अलावा और किस में डीएनए होता है? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें डीएनए होता है। ठीक है, और ये शू शेप स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए है। इसके अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होने के साथ साथ होता है। और किस फॉर्म में ऊर्जा का उत्पादन होता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई। इसका राइट ऑप्शन हमारा हुआ ऊर्जा का उत्पादन। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से हम क्या, इसमें से क्वेश्चन हमारा का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, यानी कि क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, क्योंकि ये अभी आपके एक क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन ताकि उसमें निकल आए। तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स हमारे होते हैं 4। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में कहें तो मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि जिसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में कहेंगे द्विगिंशी क्वांटम संख्या। थर्ड की बात करें तो वो आ जाता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ आ जाता है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसे हम जिसे हम स्पिन को हिंदी में स्पिन ही कहते हैं। ठीक है, स्पिन, या आप लोग बताइएगा कि स्पिन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें 4 क्वांटम नंबर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जो ये स्मॉल n होता है, इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक
कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 1s1, ठीक है, 1s1। तो उसमें ये जो नंबर होता है ये कहलाता है आपका स्मॉल n, यानी कि यहाँ पर उसमें अगर हम पूछे कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो वो 1 होती है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो क्या बताती है, हमारे शेल का नंबर बताती है, ठीक है। क्या बताती है, शेल का नंबर क्या है, ये बता रहा है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन जो है फर्स्ट शेल में इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये शेल का नंबर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इससे हमें पता चलता है कि शेल का नंबर क्या है। फिर जहाँ तक द्विदिशीय क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, यानी कि उपकोष, कोश, उपकोष। तो ये सब शेल्स के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है, हमारा सब शेल है, ठीक है। ये सब शेल कितना, इसका नंबर यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, ठीक है। फिर m की बात, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में आ गया, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, तो वो ऑर्बिटल्स जो हमारे होते हैं उनके अरेंजमेंट्स को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिलेगा, सीधा मिल जाएगा कक्षकों का अभिविन्यास, ठीक है, कि बहुत सारे हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका अभिविन्यास यानी कि उनका अरेंजमेंट्स बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह का क्या अरेंजमेंट है। अगर इसकी बात करें तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसका सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा s का, ठीक है, बाकी ये p और d और f होते हैं। चलते हैं आगे। अब लास्ट हमारा है स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स का कि उसकी पोजीशन क्या है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज उसका मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, उसका चक्रण बताता है, या स्पिन क्वांटम संख्या बताती है कि जो हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो किस तरह का है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम, अगर क्लॉकवाइज होता है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं +½ से, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं -½ से, ठीक है। तो इससे हमें सब पता चल गया कि और क्या चीज़ें क्या क्या बता रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो पहले ये पढ़ लें कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर के की बात करें तो ये हमारे जो ब्लड के जो जमना होता है, ठीक है, ब्लड को जमाने में ये हेल्प करता है विटामिन के। और सी की बात करें तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। तो हमें सीधा मिल गया विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है स्कर्वी किसके कमी के कारण होता है, तो हमें सीधा आंसर यहाँ पे मिल गया। अब बात करेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, या इंग्लिश में कहें तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ये कहलाता है, हिंदी में रतौंधी कहलाता है। अब अगर यहाँ पे और बात कर लें कि दो तरह के विटामिन पूछे जाते हैं यहाँ पे, एक होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और एक होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो जो फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है उनको हम अलग कर लेते हैं यहाँ पे। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो हमारे होते हैं ADE और K, ये है फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल हमारे यहाँ पे क्या बचे, B और C, सॉरी फैट सॉल्युबल ADEK हैं, वाटर सॉल्युबल हमारे क्या है BC। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें से वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कौन से हैं। अब अगर हम विटामिन की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फंक ने की थी, ये याद रखिएगा। विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, फंक ने की थी। उन्होंने बहुत सारे विटामिन के बारे में बताया, जिसकी काफ़ी हम लोग ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। डी से हमने पढ़ा रिकेट्स, ठीक है। ई हमारे जो होते हैं वो इसकी कमी से हमारे अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इंसान स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। और के हमारे ब्लड को जमने में हेल्प करते हैं। बी जो होती है इनकी कमी से बेरी हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इन सबके साइंटिफिक जो नेम है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ए का क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। बी का क्या होता है हमारा थायमीन। सी का क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। इस तरह आप सबके, ई का जैसे टोकोफेरॉल। तो इस तरह से सबके इनके जो साइंटिफिक नेम है वो आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत, जो यूपी टेट के प्रीवियस पेपर बताए गए हैं उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जितने विटामिन हैं उनके सबके नेम्स, उनकी कमी से क्या डिसीज़ हो रही है, ठीक है, और सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड,
ठीक है, तो वीक एसिड्स कौन से होते हैं? तो फर्स्ट देखिए तो हमें ऑप्शन मिल रहा है सिट्रिक एसिड, फिर हमें मिल रहा है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब वीक होते हैं। यहाँ पे वीक एसिड्स की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक कौन से एसिड्स होते हैं? जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वीक एसिड्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि नेचुरल होते हैं, वो वीक होते हैं। कुदरत ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बनाया है, उन्होंने हर चीज़ को एक मीडियम फॉर्म में बनाया है ताकि वो हमारे लिए नुकसान ना करे। ठीक है, अब वीक एसिड्स होने का मतलब क्या होता है? वो पूरी तरह से डिसोसिएट रिएक्शंस होती हैं जब, तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो हमें सीधा अपना आंसर मिल जाता है यहाँ पे सिट्रिक एसिड, जो कि क्या है? हमारा एक दुर्बल अम्ल है। बाकी ये जो नाइट्रिक एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं या सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये तीनों क्या हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और साथ में हम एक बात और कह सकते हैं कि ये तीनों इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों कैसे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। हिंदी में बात करें तो ये क्या होंगे? कार्बनिक और ये अकार्बनिक। अब अगर नाइट्रिक एसिड्स की बाट करें तो ये हमारी एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर ऑप्शन में ये होता है तो हम एसिड रेन के लिए इसको टिक करेंगे, और या NO2 होगा या SO2 होगा तो उसको भी हम टिक कर सकते हैं। तो एसिड रेन में ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सॉरी, ऐसे कौन से मेटल्स हैं? तो वो आ जाता है आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्ट नहीं करने की वजह से क्या फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो इसीलिए हम उनकी ज्वेलरी पहन सकते हैं, वो हमारी बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम आयरन वगैरह या किसी और मेटल को यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी से रिएक्ट हो जाता है और वो आगे रिएक्शन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि फ्री स्टेट में हमें गोल्ड और प्लेटिनम मिलते हैं। ठीक है, तो उनको साफ करने के लिए हम एक एसिड्स का यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए उनकी, उसको कहते हैं एक्वा रीजिया। रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया होता है रेशियो 3:1 का, जो कि होता है HCl और HNO3 का। ठीक है, HCl और HNO3 का, जिसको कहते हैं एक्वा रीजिया। और इसका काम होता है कि मेटल्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो गोल्ड और प्लेटिनम है, उसको साफ करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब हमने इसमें काफ़ी पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें है किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी कि की विकसित की है? तो फर्स्ट है गोथे, फिर है क्यूवियर, जॉन रे और थियोफ्रेस्टिस। तो सीधा सा हमारा आंसर हो जाता है जॉन रे हैं, जिन्होंने क्या दी थी? जंतुओं की आइडेंटिफिकेशन, एनिमल आइडेंटिफिकेशन की दी थी जॉन रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन 6 डाउन सिंड्रोम होता है। फर्स्ट है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता के कारण, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर की बात कर रहे हैं, 21 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है कि एक सूत्रता नहीं होती। फिर 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे हमें नंबर मिल जाता है। जो हमारा 21 नंबर क्रोमोसोम होता है उसमें क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है या त्रिसूत्रता हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसको आप लोग याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन 7, निम्न में से किस पौधे के रंध्र यानी कि स्टोमेटा दिन में बंद और रात में खुलते हैं? ठीक है, जबकि रियल में क्या होता है कि दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके रात में खुल जाते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं? ठीक है, तो ये वाटर लिली, साइकस और ऑर्किड यहाँ पे दिया है कैक्टस। तो कैक्टस ऐसा होता है पौधा जिसके जो स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 बहुत सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये पहला तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे CO2 और H2O है लेकिन बैलेंस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ग्लूकोज ही नहीं बन रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन बन रही है लेकिन ग्लूकोज ही बन रहा है। सेकेंड देखिए 6CO2 12H2O C6 यहाँ पे बन गया हमारा ग्लूकोज, O2 वाटर। बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें हमें प्रोडक्ट में मिलना ज़रूरी होती हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। और रिएक्टेंट में हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, और ये लास्ट और जो ये दिख रही है ये बिल्कुल सीधी सीधी गलत ही दिख रही हैं, तो इसमें हम नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारी सही रिएक्शन मिल जाती है। ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहलाती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हमारी सेल के किस पार्ट में अगर पूछा जाए होता है तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है।
जो भी हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डीएनए भी होता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि लाइट एंड डार्क रिएक्शंस होती हैं। इसमें कौन सी अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है पूरी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और सूर्य यानी कि सन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जिसमें हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और वाटर मिलता है। ठीक है, जिसमें ये ग्लूकोज का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या कहलाता है, फूड कहलाता है। ठीक है, तो प्लांट का फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसके दहन से वायु प्रदूषण होता है, यानी कि दहन मतलब जलना। जलने की अगर बात करें या कंबशन की बात करें, तो कंबशन या दहन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पे कंबशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात रखिएगा, याद रखिएगा कि दहन या कंबशन या कोई भी चीज़ जल रही है तो जब तक ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे दहन नहीं होना है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि किससे पोल्यूशन हो रहा है। कोयला फर्स्ट ऑप्शन है, इससे होता है पोल्यूशन। पेट्रोल से भी होता है और डीजल से भी होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सही रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। तो इन सब की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निकाय के ताप में, यानी कि सिस्टम की बात की जा रही है कि ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर इसका परिवर्तन क्या होगा। सीधा सा डिग्री सेल्सियस से हमें किस में बदलना है, उसको केल्विन में चेंज करना है। तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं हम, 273 ऐड कर देते हैं। जब इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, तो 10 का बी जो होता है राइट ऑप्शन हमें मिलता है। ध्वनि यानी कि साउंड का तारतम्य निर्भर करता है किस पे, तारतम्य का मतलब होता है पिच। ठीक है, तो पिच जो होती है किस पर डिपेंड करती है, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है। बहुत सिंपल है ये क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, और इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। याद रखिएगा, वेबर इसकी यूनिट होती है और इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जो भी जैसे हमारे ये पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं हमारी, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेखाएं ये जा रही हैं। यहाँ पे इमेजिन करिए कि एक बुक हम लिए हुए हैं, तो ये जितनी रेज इसके अंदर से निकलेंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएंगी। जितने नंबर, अगर यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से और निकल रही है तो 5 हो जाएगा, ऐसे निकल रही है तो 6 हो जाएगा। अब ये इसको क्रॉस कर रही है तो इससे मतलब नहीं है, यानी कि इसके अंदर से निकलना चाहिए। ठीक है, तो जितने नंबर्स होते हैं वो उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, जिसकी यूनिट क्या है, वेबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन मिलता है सी। किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है। ठीक है, किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है, किलोवाट आवर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है 3.6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 जूल। 14, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट है या इमेजेस हैं, उनको भेजने के लिए हम किसके यूज़ करते हैं, फैक्स का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है, मेटल यानी कि धातुओं की वेल्डिंग जो की जाती है उसमें किस गैसों का मिश्रण लिया जाता है। ठीक है, उसमें हमेशा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण लिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वेल्डिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे से पढ़ते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, बिल्कुल। और फिर हमें दे रहे हैं ये, नेक्स्ट हमें दे रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, और सीधा हमें यहाँ पे और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है परमाणु क्रमांक यानी कि Z की, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, या तो प्रोटॉन्स के बराबर होगा और या तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखिए प्रयोगशाला की बात की जा रही है, वहाँ से अम्ल वहाँ असल में यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो अगर हम उससे जल जाएँ तो वैसलीन पहले तो धो लेना चाहिए, लेकिन वैसलीन लगाने से पहले और क्या करना चाहिए, तो वहाँ आपको लैब में आराम से मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब एसिड से जले हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर लेना चाहिए, यानी कि NaHCO3, ठीक है। इसका हम जैसे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड और बेस रिएक्ट कर जाएंगे, वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाएगी, उसके बाद उसे हम पानी से धो लें और पानी से धोने के बाद फिर हम वैसलीन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है जो कि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक इस तरह का भी इसमें क्वेश्चन आता है ऐसे घूम के कि अगर कोई चींटी है वो काट लेती है तो हमें क्या करना चाहिए। चींटी क्या करती है, उसके जो एंट स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अगर हम वहाँ पे कोई बेस फॉरन लगा रहे हैं, जैसे घर में चींटी काट रही है, तो हम क्या कर लेंगे, बेकिंग सोडा लगा देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे फ़ौरन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और फ़ौरन वहाँ पे जो जलन है या इचिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 18, वह स्थान जहाँ पे छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेरेरियम, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है, टेरेरियम। जहाँ पे क्या किया जा रहा है, दीमक, मक्खी, केचुए आदि को उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश रेड लाइट प्रयुक्त होता है क्योंकि, ठीक है, लोगों को पता है जो रेड लाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। हमें पता है जैसे विबग्योर है तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की इसीलिए रेड को यूज़ किया जाता है वेवलेंथ की वजह से, सबसे कम वॉयलेट की होती है, ठीक है। और भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब वॉर होती है, तो वॉर में सिग्नल देने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, तो बहुत सी ऐसी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेड कलर को। ऐसी हमारी जो इंफ्रारेड होती है उसको भी ऐसे यूज़ किया जाता है, रिमोट कंट्रोल या वॉर सिग्नल्स, इस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, और क्योंकि वो क्रॉस भी कर जाती है आराम से। अब बात करेंगे 20 क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया कॉस्मिक किरणें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने पहले पढ़ रखा था, अच्छा ये विबग्योर से दिया गया था, और तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपका दिया गया था जिसमें हमने काफ़ी पढ़ी थी, लाइट्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी लाइट, विजिबल रीजन बीच में होता है, और गामा और काफ़ी होती हैं रेज। तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं, देखिए आपने उसमें नहीं पढ़ी थी, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं, ये एक तरह के क्या होते हैं, आवेशित पार्टिकल होते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल होते हैं ये। तो ये हाई चार्ज पार्टिकल हैं आपके, और यहाँ पे लिख देते हैं हाई चार्ज पार्टिकल, यानी कि आवेशित कण हैं। अब बात करेंगे 21 क्वेश्चन के। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या होती है, उत्पादित होती है, उपभोग होती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाता है, ठीक है। तो मेगावाट क्या होता है, ये उत्पादित होती है, यहाँ पे बिजली को बनाया जाता है, ठीक है। तो बिजली बनाने की वजह से क्या होती है, ये उत्पादित होती है, इसका प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो 1 मेगावाट इक्वल्स टू क्या होता है, मेगा हमारा जो होता है वो 10⁶ वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10⁶ वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है नियॉन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। अब इनकी अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारा हीलियम होता है, फिर होती है नियॉन, फिर होती है आर्गन, फिर होती है क्रिप्टॉन, फिर होती है ज़ेनॉन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल जाती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये हमारी इनर्ट गैसेस है सारी, तो इनके अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ये हमारी अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस कहलाती हैं।
जैसे हम इसके सारे एप्लीकेशन आपको इससे प्रीवियस जो सेट है उससे बता चुके हैं कि इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। नाइट्रोजन का क्या काम होता है कि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। जब भी जो ड्रामा या सीरियल होते हैं या मूवीज़ होती हैं उनके जो सेट पे जब बादल दिखाने होते हैं या स्मोक धुआं दिखाना होता है तो वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमें पता चल चुका है कि आग को बुझाने में यूज़ किया जाता है। अब बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, विषैली गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है और इसके अंदर कैपेसिटी होती है 200 टाइम्स हमारे ब्लड के साथ कंबाइन करने की। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम्स मोर कंबाइन करने की उसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये ऑक्सीजन ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है, इसकी वजह से डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है CO क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। 23rd की बात करें, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। ठीक है, ओजोन होल के लिए कौन सा जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, CO2, SO2, CO या CFC। तो सबको पता है कि CFC हमारा क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन जो लेयर होती है वो ओजोन जो पोर होता है ये, तो ये कहाँ पर होता है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ओजोन ऑक्सीजन का एक है अपरूप, सबस्थानिक, सबन्यूट्रॉनिक, संभारिक। तो ये क्या है, एक ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। ठीक है, एलोट्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसका रासायनिक नाम है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम है। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल। रेयॉन की बात करें, रेयॉन एक्चुअल में क्या है, प्लास्टिक है, पेट्रोलियम है, गैसोलीन है या सेल्यूलोज है। तो ये क्या है, हमारा सेल्यूलोज है और इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ये क्या है, एक पॉलीमर है, बहुलक है। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब प्रकाश चलता है तो इसमें जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं इसमें हमें ये देखना है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो क्रिटिकल एंगल पे बेस करता है। दूसरा ये डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ होता है। ठीक है, डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिल रहा है डेंसर टू रेयरर वो है कांच से जल की तरफ। अब ये बात है कि हम कैसे देखते हैं कि डेंसर टू रेयरर क्या है, हिंदी में कहें तो सघन से विरल की तरफ। ठीक है, सघन से विरल की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वायु जो है ये ज़्यादा क्या है, विरल है। ठीक है, इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स इसके सारे, और जो जल होता है उसके पास होंगे क्योंकि ये गैस है और ये क्या है, हमारा लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर हो रहा है। ठीक है, रेयरर टू डेंसर हो रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी रेयरर टू डेंसर हो रहा है, सीधा सॉलिड में चला जा रहा है। यहाँ पे जल और कांच में देखें तो ये भी क्या हो रहा है कि हमारा रेयरर और ये डेंसर है। और यहाँ पे ऐसा है कि डेंसर टू रेयरर हम जा रहे हैं, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब क्या का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था डायमंड। ठीक है, डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चमकता है। अगर डायमंड की बात करें तो ये क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन के एलोट्रॉप्स के अंदर आता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड इसका एक एग्जाम्पल है और क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इसका एक एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है। जो डायमंड है ये हमारे पूरे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, इससे ज़्यादा हार्डेस्ट कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, डायमंड। और किस पे बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खूब चमकीला होता है, या आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 28, m द्रव्यमान के कण का संवेग अगर p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये यूपी टेट में बहुत पूछे गए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हमारा आ जाता है, करके देख लेते हैं चलिए कि m द्रव्यमान के कण का संवेग इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, k = होता है ½ mv²। ठीक है, और यहाँ पे p = mv रिलेशन बताया है। v की जगह पे p/m, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हमें क्या एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, v की जगह पे p/m रख देंगे क्योंकि हमें कुछ ऑप्शंस में m दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ½ m और यहाँ पे हो जाएगा v की जगह पे p² और अपॉन m²।
कि v की जगह पे हम इसे रख रहे हैं। तो यहाँ से 1m और 1m इधर कर कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बचेगा ऊपर p² अपॉन 2m, ठीक है। तो हमें ऑप्शन सीधा मिल गया डी, और हमें देखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी था। नेक्स्ट बात करें कि ऑयल के हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट यूज्ड होते हैं वो क्या होते हैं। हाइड्रोजनेशन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन को ऐड होना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का ऐड होना होगा, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमें कौन से कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ रहा है, आयरन, मोलिब्डेनम, निकल या प्लेटिनम। तो देखिए हमें निकल का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये सब कैटलिस्ट हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन जो तेल हैं, तेल के यानी कि ऑयल के हाइड्रोजनेशन में स्पेशली क्या यूज़ होगा, निकल का यूज़ होगा, ठीक है। तो H2 क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है रिएक्शन में। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो तेल होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वनस्पति तेल, वनस्पति घी में बदल जाते हैं हाइड्रोजनेशन की वजह से। किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। निम्न में से कौन अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अपक्षय बनाता है। तो ये सीधा सा हम टिक करेंगे। एसिटिलीन गैस ऐसी होती है जो सोडियम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट या सफ़ेद अपक्षय बना लेती है। इसमें एक्चुअल में होता है कि एसिटिलीन सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और बनाती है सिल्वर एसिटिलाइट का वाइट प्रेसिपिटेट, साथ में बनता है अमोनियम नाइट्रेट और वाटर, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 31 की। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, फर्स्ट सोर्स हमारा क्या है, हमारा सन है, ठीक है, और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमें राइट मिलेगा पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन जो होता है वो हमारी जो डेंसिटी ग्रेडियंट्स होते हैं उनको बताती है, ठीक है। जैसे हेलोक्लाइन होती है वो सॉल्ट को बताती है, थर्मो जो होती है हमारी टेम्परेचर को बताती है, ठीक है। इसी तरह से घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन बताता है। 33 की बात करेंगे। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है कौन सी है, बिना देखे ऑप्शन हम बता सकते हैं, वो मीथेन गैस होती है, तथा भूमि के तापमान में वृद्धि कर देती है। हमेशा जब धान के खेतों की बात आए, राइस फील्ड की बात आए, तो आप लोग हमेशा मीथेन को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए, वो टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है, तो वो है हमारी मीथेन गैस। 33 का राइट ऑप्शन मिलता है हमें डी, मीथेन। ये हमारी गोबर गैस में भी मिलती है, काऊ डंग वगैरह में, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं इसके सोर्सेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी बात हम कर चुके हैं। CO2 का यूज़ कहाँ पे होता है, CO2 का यूज़ कहाँ होगा, आपका CO2 का फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। और हम लोग ने पढ़ा था कि जब जो ड्रामा या सीरियल होते हैं उनमें जब हमें गैसेस की ज़रूरत होती है, स्मोक धुआं दिखाना होता है, तो कौन सी गैसेस का यूज़ होता है, लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने पढ़ चुके हैं, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लें, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में, लिक्विड नाइट्रोजन को हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो वो कौन सी टीम थी, हमारी ब्रिटिश की टीम थी, ठीक है। ये जो ब्रिटिश की टीम है ये हमारी 1985 में गई थी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पता लगाया था कि यहाँ पे क्या है, एक छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी टीम थी, हमारी ब्रिटिश की टीम थी, और इसने यहाँ पे चेक कर आइडेंटिफाई कर लिया था। ये कब किया था इन्होंने, 1985 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत पाए जाते हैं, ठीक है। ये पाए जाते हैं हमारी गंगा के अंदर मिलते हैं। गोदावरी कृष्णा ऑप्शन नहीं है, गंगा के अंदर हमें घड़ियाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री यानी क्या, स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो क्यों, गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता नहीं होती, सौर्य वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, तो सीधा सा है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। सीधे इसीलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। पानी के ग्लास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना होगा उतना ही रहेगा। बचपन वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमी यानी कि 3D अगर स्ट्रक्चर हमें देखना है, प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। ठीक है, होलोग्राफी में हम 3D मॉडल्स का देख लेते हैं। ठीक है, 3D देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में कैसा है, इसको क्या कहते हैं? होलोग्राफी टेक्निक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी हमारा ऐनक है, उसके लेंस जो है वो क्या है? +2 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। P यानी कि हमारा जो P है पार है और जो फोकस है उसमें अगर रिलेशन देखें तो P/F होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? पार हमें दी गई है डायोप्टर में 2, हमें फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, बस हमें ऑप्शन से देखना है कि हमें मीटर में आंसर ना देखें, इन्होंने सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो F क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाइड करना होगा 100 से। तो ये क्या आ जाएगा? 50 सीधा। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल गया C 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या क्या होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। विबग्योर 7 होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा, अभी हमने रेड के बारे में पढ़ा था कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर यानी कि नॉक्टर्नल हैबिट होती है? ठीक है, यानी कि रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। तोते दिन भर बोलते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। यही ऑप्शन हमारा सही है। ये तीनों ऐसे हैं जो कि रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। इसके साथ साथ कीवी भी होता है जो कि रात में जगती है और दिन में सोती है। राइट ऑप्शन बी। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से एक घट में रूपांतरित होता है। तो ये घटपर्णी हमारा क्या है? जो रूपांतरित होता है वो क्या होता है? एक्चुअल में पत्ता होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं घटपर्णी कि वहाँ पर जो उनकी सॉइल होती है उसमें जो प्रोटीन्स की कमी होती है, मतलब उनके नाइट्रोजन कंटेंट वहाँ पे उनको कम मिलते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये, तो ये क्या करते हैं कि जैसे कोई इंसेक्ट आता है उसको अपने में लेकर और कैविटी में लेकर उसको जो उनका वो होता है ढक्कन सा होता है, डिप होता, मतलब एक लिड होती है, उससे वो बंद कर लेते हैं। और जैसे वो उसके अंदर जाता है तो वो उसको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर जो कमी होती है नाइट्रोजन की वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इंसेक्ट ऐसे आएगा, अंदर ले लेंगे और ये चला गया। ठीक है, तो इसमें जो पूछा था कि जो घट होता है वो रूपांतरित फॉर्म किससे रूपांतरण उसका होता है? तो वो पत्ते से रूपांतरण होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेंट की कमी होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं? इंसेक्ट्स को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे उनकी कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कपास प्रमुख घटक है। ठीक है, किसका घटक है ये प्रमुख? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज इसका ठीक है एक कंपोनेंट है। सेल्यूलोज कपास, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो ये हो गया नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर या माइकोराइजा। नोस्टॉक भी फिक्सेशन करता है, एनाबीना भी करता है, एजोटोबैक्टर भी करता है, लेकिन माइकोराइजा नहीं करता है। ठीक है, ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जो कि हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में होता है, जिसे कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं, माइकोराइजा नहीं करता है। और भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किस तरह के प्लांट्स में होता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। ठीक है, रूट्स में होते हैं, उनमें नोड्स होते हैं रूट्स में, उसमें ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ये भी एक तरह का क्या होता है? एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक। ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ रहते हैं, उनको वो क्या करते हैं? इस प्लांट के लिए क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और बदले में प्लांट उनको क्या देता है? अपने रूट नोड्यूल्स में क्या उनको जगह देता है जिसमें वो वहाँ पे रह पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये एक रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक का। एग्जाम्पल दिया गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर अधिक है तो वो है ऑक्सीजन, ये होती है 65%, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कार्बन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड पे कार्बन, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें राइट ऑप्शन क्या मिल जाएगा अपना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा फर्स्ट नंबर पर है, सबसे अधिक है। इसमें से क्या सुमेलित नहीं है?
ठीक है, यानी कि बाकी जो 3 हैं वो सुमेलित हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, बिल्कुल। एस्पार्टेम एक संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक मधुरक है, बिल्कुल। नियोप्रीन हमारा एक रबर है, विशिष्ट रबर है, ठीक है। रेयॉन की बात करें कि एक रूपांतरित स्टार्च है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत होता है क्योंकि ये तो फाइबर होता है, ठीक है। रेयॉन क्या अभी हमने पीछे पढ़ा था कि क्या कहलाता है, ये आर्टिफिशियल सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फाइबर है, तो ये स्टार्च नहीं है, यहाँ पे हटाते हैं। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था, 1980 में घोषित हुआ था, ठीक है। और वायरोला की वजह से इस चेचक हो जाती है। और ये किस तरह की डिसीज़ कही जाएगी कि मतलब ये बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है, तो ये किससे होती है, एक वायरस से होती है। चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो वैक्सीन, आप लोग आजकल नाम बहुत सुन रहे होंगे वैक्सीन, तो पहला वैक्सीनेशन उन्होंने किया था एडवर्ड जेनर ने। और ये किसका जो वैक्सीनेशन था किसके लिए था, ये हमारे स्मॉल पॉक्स के लिए था, ठीक है। जो उन्मूलन की बात की जा रही है वो कब से घोषित हुआ, 1980 में घोषित हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, यानी कि बाकी 3 करती हैं, तो वो कौन है हमारी, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ये तीनों के हैं जो हाइड्रोजन को पैदा करती हैं, ठीक है। मेटल और वाटर रिएक्ट करता है और उसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन कैडमियम ऐसी है ये जो कि हाइड्रोजन को नहीं बनाती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देख, क्योंकि जो कैडमियम है उसका आयनन विभव कम होता है किससे, हाइड्रोजन से, तो वो उसको वहाँ पे क्या नहीं कर पाती, डिस्प्लेस नहीं कर पाती, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो स्वतंत्र फ्री स्टेट, अभी हम बात भी कर चुके थे इसकी। तो फ्री स्टेट में क्या मिलता है, हमें सोना मिलता है, इसीलिए जो हमारी ज्वेलरी होती है वो सोने की बनती है, क्योंकि एल्यूमिनियम है या लोहा है या सीसा है, ये क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लास्ट क्वेश्चन में, 10 मोल जल का द्रव्यमान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मोल जल का द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं, फिर 10 मोल का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे जब जल की बात की तो हमें पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं, इसका 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + 16 = 18। वाटर का क्या निकल के आया, 1 मोल जल का द्रव्यमान आया 18। अब यहाँ पे बात की 10 मोल का, तो वो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। तो हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। आपका यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।